अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो अभी ये सुन रहे हैं, ये भी आपका फैसला नहीं है। आपको लग रहा है कि आपने प्ले बटन दबाया, आपने सुनने का फैसला किया, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग ये फैसला आपके जानने से पहले ही ले चुका था। आप बस उस फैसले को सुन रहे हैं। अब एक सवाल, अगर आपके फैसले आपसे पहले हो जाते हैं, तो फिर आप कौन हैं? आपका दिमाग हर दिन हजारों फैसले लेता है। किससे बात करनी है, किससे दूरी बनानी है, किस पर भरोसा करना है, किससे डरना है, और इन सब में आपकी चेतना बस आखिरी में आती है। जैसे एक गवाह। ये ऑडियो बुक आपको बेहतर इंसान बनाने नहीं आई, ये आपको मोटिवेट करने नहीं आई। ये ऑडियो बुक आपको असहज करने आई है, क्योंकि आज के बाद आप अपने गुस्से को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, अपने डर को पहले जैसा नहीं समझ पाएंगे, और सबसे ज्यादा खुद को पहले जैसा नहीं मान पाएंगे। डेविड ईगलमैन इस किताब में एक खतरनाक सच खोलते हैं कि आप जो भी हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा आपकी पहुंच से बाहर है। आपका दिमाग आपसे छुपकर आपकी जिंदगी चला रहा है, और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो आपको ये एहसास ही नहीं होने देता कि आप नियंत्रण में नहीं हैं। अगर आप ये ऑडियो बुक आखिर तक सुन लेते हैं, तो एक चीज तय है, आप ज्यादा शांत नहीं होंगे, आप ज्यादा जागरूक होंगे, और जागरूक इंसान कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये ऑडियो बुक कैसी है, सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने ही दिमाग का सच जानने के लिए? क्योंकि सबसे रहस्यमयी चीज दुनिया नहीं है, सबसे रहस्यमयी चीज आप खुद हैं। और अब चलते हैं उस दुनिया में जो आपके अंदर है, लेकिन आपसे छुपी हुई है। इनकॉग्निटो। अध्याय 1, दिमाग की गुप्त दुनिया। जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, तब आपको लग रहा होगा कि आप पूरे होश में हैं। आपको लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हर बात पर खुद सोच रहे हैं। लेकिन यहीं से पहली सच्चाई सामने आती है। आपका दिमाग आपसे कहीं ज्यादा तेज है, और कहीं ज्यादा चालाक भी। असल में आपके दिमाग का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जिससे आप कभी मिल ही नहीं पाए। वो हिस्सा जो बिना आपकी इजाजत फैसले लेता है, बिना बताए भावनाएं पैदा करता है, और बिना पूछे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। यही है दिमाग की गुप्त दुनिया। आप सुबह उठते हैं और मन में आता है, आज चाय पीनी है। आपको लगता है ये आपकी इच्छा है, लेकिन सच ये है कि आपके दिमाग ने पहले ही तय कर लिया था। आपकी आदतें, आपकी यादें, आपका शरीर, सबने मिलकर फैसला कर लिया था। आपकी चेतना बस आखिर में आई और बोली, हाँ मुझे चाय पीनी है। यानी आप फैसले नहीं लेते, आप फैसलों की जानकारी पाते हैं। आपका दिमाग एक बड़ी कंपनी की तरह है। ऊपर बैठा हुआ एक छोटा सा बॉस, जिसे आप मैं कहते हैं, और नीचे हजारों कर्मचारी जो बिना बताए काम कर रहे हैं। ज्यादातर फैसले उन्हीं कर्मचारियों के होते हैं। बॉस को सिर्फ रिपोर्ट दी जाती है। अब सोचिए, अगर ज्यादातर फैसले आपके बिना लिए जा रहे हैं, तो फिर आप कौन हैं? हम बचपन से यही मानते आए हैं कि इंसान एक सोचने वाला प्राणी है, कि हम तर्क से फैसले लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान पहले महसूस करता है, पहले प्रतिक्रिया देता है, और बाद में तर्क खोजता है। आप किसी इंसान को देखकर कहते हैं, मुझे इससे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आपको लगता है यह अनुभव है। असल में यह निर्णय है जो आपके दिमाग ने एक पल में ले लिया। आप किसी से प्यार कर बैठते हैं। आप कहते हैं, मैंने उसे चुना। लेकिन दिमाग पहले ही उसकी आवाज, उसके चेहरे, उसकी चाल, उसकी यादों को जोड़कर फैसला कर चुका होता है। आप सिर्फ कहानी सुनाते हैं अपने आप को। यही कारण है कि कई बार हम खुद को भी नहीं समझ पाते। हम कहते हैं, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि सच में आपको पता नहीं होता। दिमाग के अंदर कई हिस्से होते हैं, और हर हिस्सा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है। कोई डर संभालता है, कोई गुस्सा, कोई आदतें, कोई यादें। ये सब आपस में बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, और अंत में एक नतीजे पर पहुंचते हैं। और उस नतीजे को आपके सामने ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो आपकी इच्छा हो। आपका दिमाग आपको ये एहसास ही नहीं होने देता कि अंदर कितना कुछ चल रहा है, क्योंकि अगर हर पल आपको सब कुछ पता चल जाए, तो आप जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए दिमाग ने आपको एक भ्रम दिया है कि आप ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन यही भ्रम सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि जब कुछ गलत होता है तो आप खुद को दोष देते हैं, और जब कुछ सही होता है तो आप खुद को श्रेय देते हैं, जबकि असल खेल कहीं और चल रहा होता है। इस गुप्त दुनिया का एक और सच है, आपका दिमाग भविष्य की भविष्यवाणी करता रहता है।
वो हर समय अंदाजा लगाता है कि आगे क्या होने वाला है और उसी अंदाजे के हिसाब से आपको महसूस कराता है। अगर दिमाग को लगता है कि खतरा है तो शरीर में डर दौड़ जाता है। अगर लगता है कि सम्मान मिलेगा तो सीना चौड़ा हो जाता है। आप सोचते हैं कि आप दुनिया को जैसा है वैसा देख रहे हैं, लेकिन आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसा आपका दिमाग आपको दिखाना चाहता है। यानी आपकी दुनिया असल में आपके दिमाग की बनाई हुई दुनिया है। यही वजह है कि दो लोग एक ही घटना को देखकर दो बिल्कुल अलग बातें कहते हैं, क्योंकि घटना एक है लेकिन दिमाग अलग अलग है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, अगर आपका दिमाग आपके बिना जाने आपकी सोच बना रहा है, आपकी पसंद तय कर रहा है, आपके डर गढ़ रहा है, तो क्या आप सच में आजाद हैं या फिर आप अपने ही दिमाग के कैदी हैं? यह सवाल डरावना है, लेकिन इससे भागा नहीं जा सकता। इस किताब का मकसद आपको डराना नहीं है, इस किताब का मकसद आपको जगाना है। क्योंकि जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आप जो सोचते हैं वही सच है, तब तक आप अपने दिमाग के हाथों में खिलौना बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये समझ गए कि आपका दिमाग हमेशा आपके साथ ईमानदार नहीं होता, उस दिन से आपकी असली समझ शुरू होगी। ये अध्याय बस दरवाजा है। अंदर की दुनिया इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा असहज और कहीं ज्यादा सच्ची है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको एहसास होगा सबसे बड़ा रहस्य दुनिया नहीं, आप खुद हैं। अध्याय 2, आप ही कौन हैं। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि आपका दिमाग आपसे छुपकर बहुत कुछ करता है, लेकिन अब असली सवाल सामने आता है। अगर फैसले दिमाग ले रहा है, भावनाएं दिमाग पैदा कर रहा है और प्रतिक्रियाएं भी दिमाग ही तय कर रहा है, तो फिर आप कौन हैं। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। लेकिन यह बात आधी सच्चाई है और आधा धोखा। असल में आप वो नहीं हैं जो सोच रहे हैं, आप वो हैं जो सोच को देख रहा है। लेकिन यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, समझने में उतनी ही डरावनी है। जरा एक साधारण सा प्रयोग सोचिए। अभी आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, कोई याद, कोई चिंता, कोई आवाज। अब खुद से पूछिए, क्या आपने उस विचार को बुलाया था या वो अपने आप आ गया। सच यही है, विचार आते हैं, आप उन्हें पैदा नहीं करते। तो फिर सवाल उठता है, अगर विचार आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप कौन हैं। हम अपने शरीर को मैं मान लेते हैं, लेकिन शरीर हर 7-8 साल में पूरी तरह बदल जाता है। पुराने कण चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, फिर भी मैं वही रहता है। हम अपनी यादों को मैं कहते हैं, लेकिन यादें बदल जाती हैं। कई यादें झूठी होती हैं, कई अधूरी, फिर भी मैं बचा रहता है। हम अपनी पहचान को मैं कहते हैं, नाम, काम, रिश्ते, लेकिन ये सब भी बदल जाते हैं। तो फिर मैं कौन है जो हर बदलाव के बाद भी बना रहता है। यहीं से दिमाग का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। आपका दिमाग एक कहानीकार है, वो हर पल आपके जीवन की कहानी गढ़ता रहता है और उस कहानी का नायक बनाता है आपको। जब आप कहते हैं मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, असल में दिमाग आपको एक कहानी सुना रहा होता है, एक वजह, ताकि आपको लगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। लेकिन कई बार दिमाग खुद नहीं जानता कि उसने क्या क्यों किया, फिर भी वो कहानी बना देता है। इसीलिए हम अपने फैसलों को सही ठहराने में माहिर होते हैं। गलत फैसला भी हो जाए तो दिमाग तुरंत कहता है, नहीं, यही ठीक था। क्यों? क्योंकि अगर दिमाग मान ले कि आपने बिना जाने कुछ कर दिया, तो आपकी पहचान हिल जाएगी। आपको लगता है कि आपके अंदर एक ही मैं है, लेकिन असल में आपके अंदर कई मैं हैं। एक मैं जो गुस्से में बोलता है, एक मैं जो डर के कारण चुप हो जाता है, एक मैं जो रात को फैसले करता है और सुबह वाला मैं पछताता है। तो इनमें से असली आप कौन हैं? सच ये है, कोई एक असली आप नहीं है। आप एक प्रक्रिया हैं, चलती हुई, बदलती हुई। आपका दिमाग अलग अलग हालात में अलग अलग संस्करण सामने लाता है और हर संस्करण खुद को मैं मानता है। इसीलिए इंसान खुद से लड़ता रहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं बदल क्यों नहीं पाता। क्योंकि बदलने वाला भी दिमाग है और रोकने वाला भी दिमाग। अब जरा ये सोचिए, अगर कोई मशीन आपके दिमाग जैसी ही काम करे, वैसे ही फैसले ले, वैसे ही भावनाएं दिखाए, वैसे ही यादें बनाए, तो क्या आप उसे भी इंसान कहेंगे या इंसान होने के लिए कुछ और चाहिए? ये सवाल आपको असहज करता है, क्योंकि ये सीधे आपकी पहचान पर चोट करता है। हम इंसान होना इसलिए पसंद करते हैं
क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास नियंत्रण है, आजादी है, चुनाव है। लेकिन अगर ये सब एक भ्रम हुआ तो तो क्या जिम्मेदारी का मतलब बदल जाता है? क्या अच्छाई बुराई की परिभाषा बदल जाती है? यही वजह है कि ये सवाल आसान नहीं है। आप ही कौन हैं? क्योंकि अगर आप सच में जान गए तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आप उतने ठोस नहीं हैं जितना आप खुद को समझते थे। लेकिन डरिए मत। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं। इसका मतलब ये है कि आप एक कहानी नहीं, एक चलती हुई सच्चाई हैं। और जब आप ये समझने लगते हैं तो आप दूसरों को भी अलग नजर से देखने लगते हैं। आप समझ पाते हैं कि लोग बुरे इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बुरा होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग उस पल वैसा काम कर रहा होता है। ये समझ आपको थोड़ा नरम बनाती है, थोड़ा जागरूक, और यही जागरूकता इस किताब की असली ताकत है। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि आपके दिमाग के अंदर असल में किस तरह एक युद्ध चल रहा होता है। लेकिन उससे पहले बस एक आखिरी सवाल अपने साथ लेकर चलिए। अगर आप एक स्थिर मैं नहीं हैं, तो क्या आप खुद को दोबारा गढ़ सकते हैं? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 3। आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं। अब तक जो बातें आपने सुनी वो शायद आपको असहज कर रही हों, लेकिन इस अध्याय में जो सच्चाई सामने आने वाली है वो और भी ज्यादा गहरी है और थोड़ी डरावनी भी। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि दिमाग कैसे काम करता है या आप कौन हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप सच में अपने दिमाग को चलाते हैं या फिर दिमाग आपको चला रहा है। हम सब ये मानकर जीते हैं कि मैं अपने विचारों को नियंत्रित करता हूं, मैं जो चाहूं वही सोच सकता हूं, मैं अपने गुस्से, डर और इच्छाओं पर काबू पा सकता हूं। लेकिन यह मान्यता असल में एक भ्रम है। जरा सोचिए, आप किसी चीज के बारे में सोचना बंद करना चाहते हैं, कोई पुरानी याद, कोई इंसान, कोई डर। आप कहते हैं अब इसके बारे में नहीं सोचना, और ठीक उसी पल वही विचार और जोर से लौट आता है। क्यों? क्योंकि दिमाग आदेश नहीं मानता, वो प्रतिक्रिया देता है। आपका दिमाग आपका नौकर नहीं है, वो एक स्वतंत्र तंत्र है जो अपने नियमों पर चलता है। आपको लगता है कि आप गुस्सा करते हैं, लेकिन सच ये है कि गुस्सा पहले आता है, आप बाद में उसे महसूस करते हैं। डर पहले पैदा होता है, शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है, और फिर दिमाग आपको बताता है आप डर रहे हैं। यानी अनुभव पहले, व्याख्या बाद में। आपके दिमाग में कई हिस्से हैं और हर हिस्सा अपना एजेंडा लेकर चलता है। एक हिस्सा सुरक्षा चाहता है, एक हिस्सा सुख, एक हिस्सा सामाजिक स्वीकृति, एक हिस्सा आदतों से चिपका रहता है, और ये सारे हिस्से आपस में बहस करते रहते हैं। आप जिसे मेरा फैसला कहते हैं वो असल में इन हिस्सों के बीच हुआ एक समझौता होता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, आप अपने दिल की धड़कन सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अपने पाचन को आदेश नहीं दे सकते, आप अपने हार्मोन्स को बटन दबाकर नहीं बदल सकते। तो फिर आप ये कैसे मान लेते हैं कि आप अपने विचारों के मालिक हैं? असल में आपका दिमाग आपके शरीर का ही हिस्सा है, और शरीर आपसे कहीं ज्यादा पुराना और बुद्धिमान तंत्र है। हजारों सालों की विकास यात्रा ने दिमाग को इस तरह बनाया है कि वो आपको बचाए, चाहे सच से, चाहे खतरे से, चाहे खुद आपसे ही क्यों ना हो। इसलिए कई बार दिमाग आपको झूठा सुकून देता है, कई बार सच से दूर रखता है, क्योंकि उसके लिए सच से ज्यादा जरूरी है आपका जीवित रहना। आप सोचते हैं कि आप तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर फैसले डर, आदत और इच्छा से होते हैं। तर्क बस बाद में आता है, उन्हें सही ठहराने के लिए। यही वजह है कि दो लोग एक ही सच्चाई को देखकर दो अलग नतीजे निकालते हैं, क्योंकि दिमाग तथ्य नहीं देखता, वो अर्थ देखता है, और अर्थ हर दिमाग के लिए अलग होता है। अब एक और असहज सच, आपका दिमाग आपको वो नहीं दिखाता जो दुनिया में है, वो आपको वो दिखाता है जो उसे जरूरी लगता है। आपकी आंखें सिर्फ संकेत भेजती हैं, असल तस्वीर दिमाग बनाता है। यानी आप एक फिल्म देख रहे हैं जो आपके दिमाग ने बनाई है, और उस फिल्म का निर्देशक आप नहीं हैं, आप सिर्फ दर्शक हैं। अब सवाल उठता है, अगर आप मालिक नहीं हैं तो फिर आपकी भूमिका क्या है? क्या आप सिर्फ एक यात्री हैं जो दिमाग की गाड़ी में बैठा है? पूरी तरह नहीं। आप मालिक नहीं हैं, लेकिन आप बेबस भी नहीं हैं। आप सीधे दिमाग को आदेश नहीं दे सकते, लेकिन आप उसके वातावरण को बदल सकते हैं। आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, आप अपने आसपास के संकेत बदल सकते हैं, आप अपने शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, नींद, खाना, गति,
और ये सब मिलकर धीरे धीरे दिमाग के फैसलों को बदलते हैं। यानी नियंत्रण सीधा नहीं, परोक्ष है। जो इंसान ये समझ लेता है कि वो अपने दिमाग का राजा नहीं बल्कि उसका प्रबंधक है, वही इंसान ज्यादा समझदारी से जीता है। क्योंकि वो खुद से ये उम्मीद नहीं करता कि वो हर समय सही सोचेगा। वो जानता है गलतियां होंगी, भ्रम होंगे, कमजोरियां होंगी, और यही समझ उसे दूसरों के प्रति भी थोड़ा सहनशील बनाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यही है, आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं, लेकिन आप उसके बारे में जागरूक हो सकते हैं। और जागरूकता नियंत्रण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज है। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि ये दिमाग अपने ही अंदर कैसे लड़ता रहता है और उस लड़ाई का असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। लेकिन अभी बस इतना याद रखिए, सबसे बड़ा धोखा ये नहीं है कि दिमाग आपको चलाता है। सबसे बड़ा धोखा ये है कि दिमाग आपको ये यकीन दिला देता है कि आप ही उसे चला रहे हैं। अध्याय 4, आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं। अगर अब तक आपको लग रहा था कि हाँ, समझ में आ गया, दिमाग अपने आप बहुत कुछ करता है, तो इस अध्याय में ये समझ और गहरी होने वाली है। क्योंकि यहां हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि दिमाग आपके बिना फैसले लेता है, यहां हम ये समझेंगे कि दिमाग आपको ये महसूस भी कराता है कि फैसले आपने लिए हैं। यानी भ्रम और भी सूक्ष्म है। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन पर नजर डालिए। आप किसी दुकान में जाते हैं, दो चीजें सामने रखी हैं, आप एक को उठाते हैं और कहते हैं मुझे यही पसंद आई। लेकिन सच ये है कि आपके दिमाग ने रंग, आकार, कीमत, पहले का अनुभव और दूसरों की राय, इन सब को जोड़कर बहुत पहले तय कर लिया था कि हाथ किस तरफ जाएगा। आपकी चेतना सिर्फ अंत में आई और बोली, यह मेरा चुनाव है। इसे समझना जरूरी है। आपका दिमाग आपसे छुपकर काम नहीं करता, वो आपको संतुष्ट रखने के लिए काम करता है। उसे चाहिए कि आपको लगे कि आप नियंत्रण में हैं। क्योंकि अगर हर पल आपको यह एहसास हो जाए कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, तो आप डर जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। इसलिए दिमाग आपको एक नकली सिंहासन देता है जिस पर बैठकर आप खुद को राजा समझते हैं। असल में दिमाग एक लोकतंत्र नहीं है। वहां हर हिस्से की आवाज बराबर नहीं। डर वाला हिस्सा अक्सर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, आदतों वाला हिस्सा बहुत जिद्दी होता है, और तर्क वाला हिस्सा अक्सर देर से आता है। जब तक तर्क पहुंचता है, फैसला हो चुका होता है। आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन सच ये है गुस्सा आया, फिर आपने उसे महसूस किया। आप कहते हैं मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन सच ये है दिमाग ने तय किया कि अभी संभलना ज्यादा सुरक्षित है। आप अपने विचारों को आदेश नहीं दे सकते, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं, और यही अंतर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिमाग का एक बड़ा हिस्सा आपके बचपन में बन चुका होता है। वो हिस्से आपसे पूछते नहीं, वो बस काम करते हैं। अगर बचपन में डर ज्यादा था, तो दिमाग आज भी खतरा जल्दी देखेगा। अगर बचपन में स्वीकृति मुश्किल थी, तो दिमाग आज भी दूसरों की राय से खुद को तौलता रहेगा। आप सोचते हैं कि आप वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन दिमाग अक्सर अतीत से फैसले लेता है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं मैं जानता हूं यह गलत है, फिर भी करता हूं। क्योंकि जानना और नियंत्रित करना एक ही बात नहीं है। अब एक और गहरी सच्चाई, आपका दिमाग सिर्फ आपके लिए नहीं सोचता, वो समाज के लिए भी सोचता है। वो ये भी तय करता है कि आपको कब चुप रहना है, कब झुकना है, कब मुस्कुराना है। कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि दिमाग ने हिसाब लगा लिया, नुकसान ज्यादा है। आप सोचते हैं कि आप बहादुर नहीं हैं, असल में दिमाग ने जोखिम को भारी मान लिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान बस एक कठपुतली है? नहीं, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि आजादी जितनी हम सोचते हैं उतनी सीधी नहीं है। आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं, लेकिन आप उसके साथ संबंध बना सकते हैं। आप उसे जबरदस्ती नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैसे किसी जंगली घोड़े को मारकर नहीं, समझकर काबू में लाया जाता है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, जब आप अपनी आदतों को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने डर को नाम देते हैं, तब आप मालिक नहीं, लेकिन मार्गदर्शक बनते हैं। और यही फर्क एक जागरूक इंसान और एक प्रतिक्रिया देने वाले इंसान में होता है। इस अध्याय का सार बहुत सीधा है। आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं, लेकिन आप उसके गुलाम भी नहीं हैं। आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो खुद को धीरे धीरे समझ सकता है।
और जो इंसान अपने दिमाग को समझने लगता है वो दूसरों के दिमाग से डरना बंद कर देता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि दिमाग के अंदर कैसे अलग अलग हिस्से एक दूसरे से लड़ते हैं और उस लड़ाई में अक्सर आप पिस जाते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत नियंत्रण नहीं है, सबसे बड़ी ताकत समझ है। अध्याय 5, जिम्मेदारी किसकी है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि आपका दिमाग आपके बिना पूछे फैसले लेता है। आपने ये भी देखा कि आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं। तो अब एक सवाल अपने आप उठता है, अगर फैसले दिमाग ले रहा है, अगर प्रतिक्रियाएं अपने आप हो रही हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है। जब कोई गलत काम होता है तो हम किसे दोष दें, इंसान को या उसके दिमाग को। यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ मनोविज्ञान का सवाल नहीं, यह नैतिकता, कानून और समाज की नींव से जुड़ा सवाल है। हम कहते हैं उसने जानबूझकर किया, उसकी गलती है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर दिमाग आपसे पहले तय कर चुका था तो जानबूझकर का मतलब क्या रह जाता है। जरा एक उदाहरण सोचिए, एक इंसान गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। वो कहता है, मुझसे हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये वाक्य अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाए हुए है। मुझसे हो गया यानी कुछ हुआ जो मैंने होते हुए देखा। अगर मैं और दिमाग पूरी तरह एक ही होते तो ये फर्क महसूस ही नहीं होता। यहीं से जिम्मेदारी का सवाल और उलझ जाता है। हम समाज में जिम्मेदारी इसलिए तय करते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, ताकि लोग डरे, ताकि सीमाएं बनी रहें। लेकिन दिमाग के स्तर पर सच्चाई थोड़ी अलग है। हर इंसान अपनी आनुवंशिक बनावट, अपने बचपन, अपने अनुभवों और अपने वातावरण का नतीजा है। कोई भी इंसान खाली पन्ना लेकर पैदा नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान निर्दोष है? नहीं। और यही बात बहुत जरूरी है समझना। अगर हम कह दें कि दिमाग ने किया तो हर अपराध, हर गलती, हर धोखा माफ हो जाएगा और समाज अराजकता में बदल जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जिम्मेदारी अब सिर्फ सज्जा देने का साधन नहीं रहती, वो समझने का औजार बन जाती है। एक बच्चा आग में हाथ डाल देता है, हम उसे दंड नहीं देते, हम सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि उसका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं है। अब जरा सोचिए, क्या बड़े लोगों का दिमाग हमेशा पूरी तरह विकसित होता है? डर, गुस्सा, आदतें, पुरानी चोटें, ये सब दिमाग को उसी तरह नियंत्रित करती हैं जैसे बच्चे को उसकी नासमझी। फिर भी हम जिम्मेदारी तय करते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी एक सामाजिक समझौता है। हम ये नहीं कहते तुम्हारा दिमाग तुम्हें मजबूर कर रहा था, इसलिए कोई बात नहीं। हम कहते हैं अब तुम्हें यह समझना होगा और आगे बेहतर करना होगा। यानी जिम्मेदारी भूतकाल के लिए कम, भविष्य के लिए ज्यादा होती है। अब एक और गहरी बात, जब आप ये समझ लेते हैं कि इंसान अपने दिमाग का पूरा मालिक नहीं है, तो आपका नजरिया बदलता है। आप गलती को सिर्फ बुराई नहीं मानते, आप उसे एक संकेत मानते हैं। संकेत इस बात का कि कहीं कुछ टूटा हुआ है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। अगर आप हर चीज को दिमाग की मजबूरी कहकर टालने लगें, तो आप खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर देंगे। और यही सबसे बड़ा धोखा है। असल में आपके पास एक ही असली जिम्मेदारी है, अपने दिमाग को समझने की। आप ये तय नहीं कर सकते कि पहला विचार क्या आएगा, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उसके बाद क्या करेंगे। आप ये तय नहीं कर सकते कि गुस्सा कब आएगा, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उसके साथ क्या करेंगे। यही जगह है जहां इंसान दिमाग से अलग दिखाई देता है। जिम्मेदारी परिपूर्ण नियंत्रण की नहीं होती, जिम्मेदारी जागरूकता की होती है। अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन सा बटन कब दब जाता है, तो उसे पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जानते हैं कि कुछ हालात में आप गलत निर्णय लेते हैं, तो उन हालात से दूरी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। दिमाग आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन रास्ता चुनना अब भी आपके हिस्से में आता है। यह समझ आपको कठोर नहीं, जिम्मेदार बनाती है। और जब आप दूसरों को देखते हैं इस नजर से, तो आप न अंधा माफ करते हैं, न अंधा दोष देते हैं। आप समझते हैं और समझ के साथ सीमा बनाते हैं। यही संतुलन है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यही है। जिम्मेदारी इस बात की नहीं है कि आपके दिमाग ने क्या किया। जिम्मेदारी इस बात की है कि आपने उसे समझने की कोशिश की या नहीं।
और यही सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। मैं अपने दिमाग को सिर्फ बहाना बना रहा हूं या मैं उसे सच में समझने की कोशिश कर रहा हूं? यहीं से एक जिम्मेदार इंसान पैदा होता है। अध्याय 6, आपका दिमाग दूसरों को कैसे देखता है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि आपका दिमाग आपसे छुपकर फैसले लेता है, आपकी पहचान गढ़ता है और जिम्मेदारी को भी अपने हिसाब से समझता है। लेकिन अब एक और बहुत संवेदनशील सवाल आता है। जब आपका दिमाग आपको ही पूरी तरह नहीं समझता, तो वो दूसरों को कैसे समझता होगा? सच ये है, आप कभी भी किसी इंसान को जैसा वो है वैसा नहीं देखते। आप उसे वैसा देखते हैं जैसा आपका दिमाग उसे दिखाना चाहता है। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आप ये नहीं देखते कि वो असल में कौन है। आपका दिमाग कुछ ही सेकंड में उसके बारे में एक फैसला बना लेता है। भरोसेमंद या नहीं, खतरा या सुरक्षा, अपना या पराया। और ये फैसला आपके तर्क से नहीं, आपके अनुभव से बनता है। आपको लगता है कि आप धीरे धीरे किसी को समझते हैं। असल में दिमाग पहले समझ लेता है, आप बाद में कारण खोजते हैं। इसीलिए पहली छाप इतनी ताकतवर होती है, क्योंकि पहली छाप तथ्यों पर नहीं, अनुमानों पर बनती है। आपका दिमाग दूसरों को पूरी इंसानियत के साथ नहीं देखता, वो उन्हें संक्षेप में देखता है, लेबल लगाकर। ये घमंडी है, ये मासूम है, ये खतरनाक है, ये कमजोर है। एक बार लेबल लग गया तो दिमाग उसी के अनुसार सबूत ढूंढने लगता है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बुरा है, तो उसका हर शब्द आपको गलत लगेगा। और अगर आपको लगता है कि वो अच्छा है, तो उसकी गलती भी आपको मजबूरी लगेगी। यही है दिमाग का सबसे खतरनाक खेल। वो सच्चाई नहीं खोजता, वो अपनी बनाई कहानी सही साबित करता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। आप दूसरों की गलती को उनके स्वभाव से जोड़ते हैं। वो ऐसा ही इंसान है, लेकिन अपनी गलती को हालात से जोड़ते हैं। मेरी मजबूरी थी। ये फर्क आप नहीं करते, आपका दिमाग करता है। क्योंकि आपका दिमाग आपको बचाना चाहता है और दूसरों को सरल बनाकर देखना चाहता है। दूसरों को समझना दिमाग के लिए मेहनत का काम है और दिमाग मेहनत से बचता है। इसीलिए वो लोगों को खांचों में बांट देता है। दोस्त दुश्मन, सही गलत, अपना पराया। लेकिन इंसान कभी भी इतना सरल नहीं होता। अब एक और गहरी सच्चाई, आपका दिमाग दूसरों के दिमाग को भी अपने जैसा मान लेता है। आप मान लेते हैं कि सामने वाला वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं। आपको लगता है कि वो समझ जाएगा, कि वो जानता होगा, कि वो जानबूझकर कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान अपनी अलग दुनिया में जी रहा है। जिस तरह आपका दिमाग आपको अधूरी जानकारी देता है, उसी तरह दूसरों का दिमाग उन्हें अधूरी जानकारी देता है। फिर भी हम जल्दी से कह देते हैं, वो गलत है। इसका असर रिश्तों पर पड़ता है। कई बार सामने वाला बुरा नहीं होता, बस अलग होता है। लेकिन दिमाग अलग को खतरा मान लेता है। इसीलिए भीड़ में डर जल्दी फैलता है। इसीलिए अफवाहें तेजी से चलती हैं, क्योंकि दिमाग समूह में और भी सरल हो जाता है। वो सोचता है, अगर सब डर रहे हैं तो कुछ तो गलत है। आपका दिमाग आपको यह भी महसूस कराता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, थोड़ा ज्यादा समझदार, थोड़ा ज्यादा सही। ये भावना आपको अच्छा महसूस कराती है। लेकिन यही भावना आपको अंधा भी बनाती है, क्योंकि जब तक आप खुद को ऊपर रखेंगे, तब तक आप सामने वाले को पूरा इंसान नहीं मान पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या इससे बचा जा सकता है? पूरी तरह नहीं, क्योंकि यह दिमाग की संरचना है। लेकिन इसे पहचाना जा सकता है। जब अगली बार आप किसी इंसान के बारे में तुरंत राय बना लें, तो खुद से पूछिए, क्या यह तथ्य है या मेरी आदत? जब आपको लगे कि सामने वाला जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो रुककर सोचिए, क्या उसके पास कोई और कारण हो सकता है? ये सवाल दिमाग को रोकते नहीं, लेकिन धीमा जरूर करते हैं। और जब दिमाग धीमा होता है, तो समझ थोड़ी गहरी हो जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यही है, आपका दिमाग दूसरों को जैसा वो हैं वैसा नहीं देखता। वो उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार देखता है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उस दिन आप कम जज करते हैं, ज्यादा समझते हैं। क्योंकि आप जान जाते हैं, दूसरा इंसान भी अपने दिमाग का कैदी है, ठीक आपकी तरह। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि जब ये सारे दिमाग एक साथ रहते हैं, तो समाज कैसे बनता है और कैसे दिमाग अकेले नहीं, समूह में भी आपको नियंत्रित करता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, आप जिन आंखों से दुनिया देखते हैं, वो आपकी नहीं, आपके दिमाग की हैं। अध्याय 7 दिमाग और समाज।
अब तक आपने ये समझ लिया है कि आपका दिमाग आपसे पहले सोचता है, दूसरों को अपने तरीके से देखता है और जिम्मेदारी को भी अपने हिसाब से समझता है। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा सच सामने आता है। आपका दिमाग कभी भी अकेला नहीं होता। वो समाज के बीच पलता है, समाज से सीखता है और समाज के हिसाब से खुद को ढालता है। आप ये मानना चाहते हैं कि आपकी सोच पूरी तरह आपकी अपनी है, कि आप स्वतंत्र हैं, कि आप भीड़ से अलग सोचते हैं। लेकिन सच ये है, आपका दिमाग अकेले जी ही नहीं सकता। इंसान का दिमाग समूह के लिए बना है, अकेले रहने से नहीं, साथ रहने से। हजारों साल पहले जो इंसान समूह से अलग हुआ, वो ज्यादा दिन नहीं बचा। इसलिए दिमाग ने एक नियम सीख लिया, जो सब कर रहे हैं वही सुरक्षित है। यही वजह है कि समाज की राय आप पर इतना असर डालती है। आप कपड़े कैसे पहनते हैं, क्या सही मानते हैं, किससे डरते हैं, किसे सम्मान देते हैं, इन सब में समाज की आवाज शामिल होती है। आप सोचते हैं कि आप किसी फैसले पर खुद पहुंचे हैं, लेकिन अक्सर वो फैसला आप तक पहुंचाया गया होता है, धीरे धीरे, चुपचाप। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी कमरे में हों जहां सब लोग एक ही बात कह रहे हों, तो क्या आप अलग बोल पाएंगे? भले ही आपको अंदर से लगे कि वो बात गलत है। दिमाग उस पल तथ्य नहीं देखता, वो खतरा देखता है। अगर मैं अलग हुआ तो मैं अकेला हो जाऊंगा, और अकेलापन दिमाग के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए कई बार आप चुप रहते हैं, कई बार सिर हिला देते हैं, कई बार भीड़ के साथ बह जाते हैं। बाद में आप कहते हैं, सब ऐसा ही कर रहे थे। ये बहाना नहीं है, ये दिमाग की सच्चाई है। समाज दिमाग को ढाल देता है, आपका दिमाग नियम सीखता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस पर हंसना है किस पर नहीं। और धीरे धीरे ये नियम आपके अंदर आवाज बन जाते हैं। वो आवाज जो आपको बताती है, ये ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत करो। कई बार ये आवाज आपको बचाती है, लेकिन कई बार यही आवाज आपको रोकती है। अब एक और गहरी बात, समाज सिर्फ आपको नहीं, आपके डर को भी आकार देता है। आप किन चीजों से डरते हैं, किस बात पर शर्मिंदा होते हैं, किस चीज को छुपाते हैं, ये सब समाज तय करता है। एक समाज में जो सामान्य है, दूसरे समाज में वही अपराध हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आपका दिमाग नैतिकता को भी सीखता है, जन्म से नहीं लाता। आप कहते हैं ये सही है, ये गलत है, लेकिन अक्सर आपका दिमाग कह रहा होता है ये स्वीकार्य है, ये अस्वीकार्य है, और स्वीकार्यता दिमाग के लिए सच से ज्यादा जरूरी होती है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, जब लोग समूह में होते हैं तो वो अकेले से ज्यादा कठोर हो जाते हैं। भीड़ में लोग वो कर जाते हैं जो अकेले कभी ना करें। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी घुल जाती है। दिमाग सोचता है, मैं अकेला नहीं हूं, सब कर रहे हैं। यही वजह है कि समाज अच्छाई भी पैदा करता है और बुराई भी। समाज इंसान को उठाता भी है और गिराता भी है। अब सवाल उठता है, अगर दिमाग इतना समाज से प्रभावित है, तो क्या कोई वाकई स्वतंत्र सोच सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन आंशिक रूप से हाँ। आजादी समाज से भागने में नहीं है, आजादी ये समझने में है कि समाज आपके दिमाग के साथ क्या कर रहा है। जब आप ये पहचान लेते हैं कि कोई डर आपका नहीं, सीखा हुआ है, तो उसका असर कम हो जाता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि कोई शर्म आपकी नहीं, थोपी हुई है, तो आप थोड़ा सीधे खड़े होते हैं। और जब आप ये मान लेते हैं कि आप भी भीड़ का हिस्सा हैं, तो आप भीड़ से अंधे नहीं रहते। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यही है, आपका दिमाग समाज में बना है और समाज आपके दिमाग के अंदर बैठा है। आप उसे निकाल नहीं सकते, लेकिन आप उसे पहचान सकते हैं, और पहचान ही पहला कदम है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि क्या दिमाग खुद को बदल सकता है, या फिर हम हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं सोचते, आपके साथ पूरा समाज सोचता है। अध्याय 8, दिमाग को बदलना, आदतें और सुधार। अब तक आपने एक बात साफ तौर पर समझ ली है, आपका दिमाग आपकी अनुमति के बिना आपकी जिंदगी चला रहा है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल सामने आता है, अगर दिमाग इतना ताकतवर है, अगर वो आदतों से चलता है, अगर वो समाज, डर और अनुभव से बनता है, तो क्या वो कभी बदल भी सकता है, या इंसान पूरी जिंदगी जैसा है वैसा ही फंसा रहता है? यहीं से आदतों की कहानी शुरू होती है। आप अक्सर कहते हैं, मेरी आदत खराब है, मैं बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पाता।
और आप मान लेते हैं कि आप कमजोर हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप कमजोर नहीं हैं। आपका दिमाग बहुत ज्यादा कुशल है। आदत दिमाग का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि दिमाग हर काम बार बार सोचकर नहीं करना चाहता। उसे ऊर्जा बचानी है, उसे जल्दी फैसला चाहिए। इसलिए जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग कहता है, ठीक है, अब इसे ऑटोमेटिक कर देते हैं। और यहीं से आदत बनती है। आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं। आपको लगता है ये आपकी इच्छा है। असल में दिमाग बस पुराना रास्ता फिर से चला रहा होता है, क्योंकि पुराना रास्ता सुरक्षित लगता है। चाहे वो रास्ता आपको नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो, दिमाग के लिए परिचित हमेशा सुरक्षित होता है। यही वजह है कि इंसान दर्द में भी फंसा रहता है। अब जरा एक और गहरी बात समझिए। दिमाग आदत को अच्छा या बुरा नहीं मानता। उसके लिए सिर्फ दो चीजें होती हैं, आदत है या नहीं है। अगर कोई काम बार बार हुआ है तो दिमाग मान लेता है ये जरूरी है, चाहे वो सिगरेट हो, गुस्सा हो, टालना हो या खुद को कम समझना हो। हाँ, खुद को कम समझना भी एक आदत है। अब सवाल उठता है, अगर आदत इतनी गहरी है तो बदले कैसे? यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि आदत इच्छा शक्ति से टूटती है। आज से नहीं करूंगा, अब बदल जाऊंगा। लेकिन इच्छा शक्ति दिमाग का सबसे कमजोर औजार है। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति थक जाती है और आदत कभी नहीं थकती। दिमाग को आदेश देकर नहीं बदला जा सकता, उसे नया अनुभव देकर बदला जाता है। आदत टूटती नहीं, आदत बदली जाती है। पुराना रास्ता पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बगल में एक नया रास्ता बनाया जा सकता है और दिमाग धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगता है। अब यह समझना जरूरी है, दिमाग तुरंत नहीं बदलता, वो सबूत मांगता है। हर बार जब आप नई आदत दोहराते हैं, दिमाग पूछता है, क्या यह सुरक्षित है? क्या यह काम करता है? और जब आप बार बार उसे वहीं दिखाते हैं तो दिमाग कहता है, ठीक है, अब इसे भी अपना लेते हैं। यही प्रक्रिया सुधार की असली जड़ है। सुधार कभी भी अचानक नहीं होता, वो शोर से नहीं, खामोशी से आता है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं बदल रहे, लेकिन दिमाग नोट कर रहा होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सच्चाई, दिमाग सजा से नहीं, इनाम से सीखता है। आप खुद को डांटते हैं, गिल्ट में रखते हैं, शर्मिंदा करते हैं, लेकिन दिमाग उसे खतरा मानता है और खतरे में वो पुरानी आदत और मजबूत कर देता है। इसलिए खुद से लड़ने वाला इंसान अक्सर हार जाता है और खुद को समझने वाला इंसान धीरे धीरे बदलता है। जब आप अपनी आदत को देखना शुरू करते हैं बिना खुद को बुरा कहे, तब दिमाग रक्षात्मक नहीं होता, तब वो सीखने की स्थिति में आता है। यही वजह है कि सुधार डर से नहीं, सुरक्षा से आता है। अब सवाल यह है, क्या दिमाग पूरी तरह बदल सकता है? नहीं, और ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर दिमाग हर बार नया बन जाता तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन दिमाग लचीला है, वो सीख सकता है, ढल सकता है, रास्ता बदल सकता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। आप अपने दिमाग को जबरदस्ती नई दिशा में नहीं धकेल सकते, लेकिन आप उसे बार बार नई दिशा दिखा सकते हैं। और यही इंसान होने की असल ताकत है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यही है, आप अपने दिमाग को आदेश देकर नहीं बदलते, आप उसे अनुभव देकर बदलते हैं। हर छोटी आदत, हर छोटा सुधार, हर छोटा ठहराव दिमाग के लिए एक संदेश है, नई राह भी सुरक्षित हो सकती है। और जब दिमाग ये मान लेता है तो वो खुद बदलने लगता है। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि जब दिमाग तकनीक से मिलता है तो इंसान का भविष्य कैसा बनता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, बदलाव आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपकी पहुंच में जरूर है। और यही उम्मीद है। अध्याय 9, तकनीक और दिमाग का भविष्य। अब तक आपने दिमाग को एक अकेले सिस्टम की तरह समझा, आदतें, डर, समाज, अनुभव। लेकिन अब एक नई ताकत इस दिमाग से जुड़ चुकी है, तकनीक। और ये सिर्फ एक औजार नहीं है, ये दिमाग के बाहर बैठा हुआ एक दूसरा दिमाग बन चुका है। आज सवाल ये नहीं है कि तकनीक हमारी जिंदगी आसान बना रही है या नहीं। सवाल ये है, तकनीक हमारे दिमाग के साथ क्या कर रही है। आप सोचते हैं कि आप मोबाइल चलाते हैं, असल में मोबाइल आपके ध्यान को चला रहा होता है। आप कहते हैं, बस 5 मिनट देखता हूं, लेकिन कब आधा घंटा निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि तकनीक आपके दिमाग के उसी हिस्से को छूती है जो आदतों और इनाम से जुड़ा है।
नोटिफिकेशन, लाइक, मैसेज, स्क्रॉल, ये सब दिमाग को छोटे छोटे इनाम देते हैं और दिमाग इनाम का भूखा होता है। तकनीक आपको मजबूर नहीं करती, वो आपको लुभाती है। और यही सबसे खतरनाक बात है। पहले दिमाग को खुद फैसले लेने पड़ते थे, अब तकनीक दिमाग से पहले सोचने लगी है। आप क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, किससे नाराज होंगे, किससे सहमत होंगे, इन सब का अनुमान कोई इंसान नहीं, कोई मशीन लगा रही है। और वो मशीन आपसे कहीं ज्यादा ध्यान से आपको देख रही है। आपको लगता है कि तकनीक तटस्थ है, लेकिन तकनीक आपकी कमजोरियों को पहचानती है। वो जानती है आप किस बात पर रुकते हैं, किस बात पर गुस्सा होते हैं, किस चीज से डरते हैं, और फिर वही आपको बार बार दिखाती है। यानी तकनीक दिमाग को और संकीर्ण बना सकती है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ देख रहे हैं, असल में आप वही देख रहे होते हैं जो आपके दिमाग को पसंद है। बाकी सब धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब एक और गहरी सच्चाई, तकनीक आपकी याददाश्त को भी बदल रही है। पहले दिमाग को चीजें याद रखनी पड़ती थी, अब आप कहते हैं गूगल कर लेंगे। दिमाग धीरे धीरे भरोसा छोड़ रहा है। वो सोचता है मुझे क्यों याद रखना है जब बाहर याद रखने वाला हमेशा मौजूद है। इससे दिमाग खाली नहीं हो रहा, लेकिन बदल जरूर रहा है। ध्यान कम हो रहा है, धैर्य कम हो रहा है, गहराई कम हो रही है। आप जल्दी ऊब जाते हैं, आप लंबी बात नहीं सुन पाते, आप तुरंत जवाब चाहते हैं, क्योंकि दिमाग अब इंतजार का आदी नहीं रहा। अब सोचिए, अगर यही चलता रहा तो भविष्य का दिमाग कैसा होगा? क्या इंसान और भी तेज होगा या और भी निर्भर? यह सवाल खुला है, लेकिन एक बात तय है, तकनीक दिमाग को वापस वैसा नहीं रहने देगी जैसा वो था। अब एक डरावना लेकिन सच्चा सवाल, अगर कभी तकनीक आपके दिमाग को सीधे पढ़ सके तो क्या होगा? अगर मशीन ये जान ले कि आप क्या सोचने वाले हैं सोचने से पहले, अगर वो आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपकी कमजोरियां सीधे छू सके, तो क्या आपका मैं बचा रहेगा या फिर आप और मशीन के बीच सीमा धुंधली हो जाएगी? ये भविष्य कोई कल्पना नहीं है, ये प्रयोग आज ही शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझिए, तकनीक खुद बुरी नहीं है। खतरा तकनीक में नहीं, अंधे उपयोग में है। तकनीक दिमाग को बेहतर भी बना सकती है, सीख तेज हो सकती है, इलाज बेहतर हो सकता है, समझ गहरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब इंसान ये समझे कि दिमाग कैसे काम करता है। अगर इंसान अपने ही दिमाग से अनजान रहा तो तकनीक उस पर हावी हो जाएगी, और अगर इंसान जागरूक रहा तो तकनीक उसका विस्तार बन सकती है। यही फर्क है। भविष्य तकनीक का नहीं, जागरूकता का होगा। जो इंसान अपने ध्यान को समझेगा वही आजाद रहेगा। जो इंसान अपने दिमाग को बिना सोचे मशीन के हवाले कर देगा, वो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाएगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यही है, तकनीक आपके दिमाग का भविष्य तय नहीं करेगी, आपका दिमाग ये तय करेगा कि तकनीक आपके साथ क्या करेगी। अगले और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि इन सारी बातों के बाद इंसान के पास क्या बचता है, सीमाएं या संभावनाएं। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, तकनीक आपके हाथ में है, लेकिन आपका ध्यान अब भी आपकी जिम्मेदारी है। और जो इंसान अपने ध्यान की रक्षा कर लेता है वही भविष्य में भी इंसान बना रहता है। अध्याय 10, दिमाग की सीमाएं और संभावनाएं। अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने अपने दिमाग को एक नई नजर से देखा है। आपने जाना कि दिमाग आपके बिना पूछे फैसले लेता है, आपकी पहचान गढ़ता है, समाज से प्रभावित होता है, आदतों में फंसता है और तकनीक से बदलता है। अब आखिरी सवाल बचता है, इन सब के बाद इंसान के पास क्या बचता है? क्या हम सिर्फ एक सीमित मशीन हैं या फिर इन सीमाओं के भीतर कुछ संभावनाएं भी छुपी हैं? सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। आपका दिमाग पूर्ण नहीं है, वो गलतियां करता है, वो भ्रम पैदा करता है, वो आपको धोखा देता है। और ये कोई खराबी नहीं है, ये उसकी बनावट है। दिमाग सच खोजने के लिए नहीं बना, वो जीवित रहने के लिए बना है। अगर हर पल आपको पूरी सच्चाई दिखे तो आप डर से जम जाइए। इसलिए दिमाग सरल करता है, छांटता है और बहुत कुछ छुपा लेता है। यही उसकी सीमा है। आप सब कुछ नहीं देख सकते, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, आप सब कुछ समझ नहीं सकते। और यह स्वीकार करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम खुद को विशेष मानना चाहते हैं, अलग मानना चाहते हैं। लेकिन दिमाग कहता है तुम सीमित हो। अब सवाल यह है, अगर हम सीमित हैं तो फिर कोशिश क्यों करें?
यहीं पर संभावनाएं जन्म लेती हैं। सीमा हार नहीं है, सीमा शुरुआत है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका दिमाग हर बात में सही नहीं होगा, तो आप और ज्यादा सावधान हो जाते हैं। आप अपनी राय को थोड़ा ढीला पकड़ते हैं, आप दूसरों की बात थोड़ा ज्यादा सुनते हैं, और यहीं से समझ पैदा होती है। दिमाग की सबसे बड़ी सीमा यह नहीं है कि वो गलत है, सबसे बड़ी सीमा यह है कि वो खुद को सही मानता है। जिस दिन आपका दिमाग ये मान ले कि मैं गलत हो सकता हूं, उसी दिन सीख शुरू होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपका दिमाग स्थिर नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो बहता हुआ पानी है। जो चीज आप बार बार करते हैं वो दिमाग में गहरी होती जाती है। जो चीज आप बार बार सोचते हैं वो आपकी पहचान बनने लगती है। यही वजह है कि इंसान बदल सकता है, धीरे, चुपचाप, लगातार। कोई चमत्कार नहीं होता, कोई अचानक नया इंसान नहीं बनता, लेकिन हर छोटा बदलाव दिमाग को एक नया संकेत देता है। नई दिशा संभव है, यही संभावना है। आप अपने डर को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसके बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने गुस्से को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे पहचान बना सकते हैं। ये गुस्सा है, मैं नहीं। यही अंतर इंसान को दिमाग से थोड़ा अलग करता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, आपका दिमाग आपकी पूरी पहचान नहीं है। वो आपका औजार है, आपका घर है, लेकिन आप वही नहीं हैं। आप वो हैं जो दिमाग के अंदर चल रही चीजों को देख सकता है, जो रुक कर पूछ सकता है, अभी क्या हो रहा है। ये देखने की क्षमता बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी संभावना है, क्योंकि जहां देखना है वहां अंधापन नहीं होता। आप जब अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप मालिक नहीं बनते, लेकिन आप बेहोश भी नहीं रहते। और यही इंसान होने की असल परिभाषा है। इस किताब का अंतिम सच यही है, आपका दिमाग आपको सीमित करता है, लेकिन वही दिमाग आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी देता है। सीमाएं इसलिए हैं ताकि आप विनम्र रहें, संभावनाएं इसलिए हैं ताकि आप उम्मीद न छोड़ें। आप पूरी सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा सच हर दिन देख सकते हैं, और यही काफी है। अगर इस पूरी किताब के बाद आपने बस एक चीज सीखी है, तो वो ये, अपने दिमाग पर अंधा भरोसा मत करो, लेकिन उससे नफरत भी मत करो। उसे समझो, उसके साथ चलो, और जब वो भटके तो उसे धीरे से वापस ले आओ। क्योंकि दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस एक अधूरा साथी है, और इस अधूरेपन के साथ जीना सीख लेना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यहीं ये यात्रा समाप्त होती है, लेकिन आपकी जागरूकता की यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब जब ये किताब खत्म हो रही है, तो शायद आपके अंदर एक अजीब सी खामोशी है, क्योंकि आपने कोई कहानी नहीं सुनी, आपने खुद को सुना है। आपने ये नहीं सीखा कि दिमाग क्या कर सकता है, आपने ये समझा कि दिमाग आपके साथ क्या करता रहा है, और यही समझ सबसे भारी होती है। इस किताब ने आपको बेहतर बनने का कोई झूठा वादा नहीं दिया। इसने ये नहीं कहा कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। इसने बस एक सच्चाई दिखाई, आप पूर्ण नहीं हैं, आप स्वतंत्र भी नहीं हैं जितना आप सोचते थे, लेकिन आप बेहोश भी नहीं हैं। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप रुक सकते हैं, और कई बार रुक जाना सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब अगली बार कोई विचार आए, कोई डर उठे, कोई आदत आपको खींचे, तो खुद से लड़िए मत, बस देखिए, क्योंकि जो देखा जाने लगता है वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस एक पुराना सिस्टम है जो आपको बचाने की कोशिश करता है, कभी सही तरीके से, कभी गलत तरीके से। आपका काम उसे तोड़ना नहीं है, आपका काम उसे समझना है, और समझ कभी शोर नहीं करती, वो खामोशी में आती है। अगर इस ऑडियो बुक के बाद आप अपने विचारों को थोड़ा कम सच मानने लगें, अपने फैसलों पर थोड़ा कम घमंड करने लगें, और दूसरों को थोड़ा ज्यादा इंसान समझने लगें, तो समझिए ये सफर सफल रहा। क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव जिंदगी में नहीं, नजर में आता है। और जिस दिन आप अपनी नजर बदल लेते हैं, उस दिन दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यहीं ये किताब खत्म होती है, लेकिन आपकी जागरूकता यहां खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे रहस्यमयी चीज अब भी आपके साथ है, आपका अपना दिमाग। और उसे समझना एक दिन का काम नहीं, ये जिंदगी भर की यात्रा है।